नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्हें मदऊ करते हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ उलमा व मशाइखीन बनते हैं, वहीं पर दानिश्वर और सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों खिलाड़ियों से लेकर आप देखेंगे कि डॉक्टर्स और वकला, इंजीनियर्स तमाम के तमाम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और ख़ास तौर पर हम इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका माशरे पर गहरा असर होता है या वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपने देखा कि हमेशा से हमने जहाँ पर बुज़ुर्गों को उन्हें मदऊ किया है, वहीं पर नौजवानों को भी मदऊ करते हुए आपसे मुलाकात करवाते हैं, ऐसे नौजवानों को जो माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर भी रहे हैं। तो बहरहाल आज जो हमारे मेहमान हैं आज के, वो कोई यानी बुज़ुर्ग शख्सियत नहीं है, बल्कि एक नौजवान है जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। और आपको बता दूं कि 19 साल में वो लोगों को 90 साल के मशवरे देता है। मेरी मुराद है आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद दानिश से। जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। दानिश, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मुझे मौका दिया अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को लोगों तक, आपकी जो इतनी वाइड ऑडियंस है इन तक पहुँचाने का मौका दिया, और इस स्टूडियो में आपने मुझे मदऊ किया, इसके लिए मुझे बेहद खुशी हुई। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोहम्मद दानिश का सवाल है, मोहम्मद दानिश के बारे में जैसा कि मैंने कहा है कि उम्र 19 साल, लेकिन वो देते हैं मशवरे 90 साल के। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आज इंसानी ज़िंदगी इस कदर तेज़ हो गई है कि इस ये मरहले में जहाँ तक इंसान की शख्सियत साजी का सवाल है, या फिर उसकी पंक्चुअलिटी का सवाल है, या फिर उसके सब्र तहम्मुल का सवाल है, ऐसा लगता है कि ये अजीब व गरीब हालात से दो चार हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि तालीम याफ्ता नौजवान तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत साजी और उनमें जो पंक्चुअलिटी होना चाहिए होती है वो नहीं होती। इसी तरह परसिवरेंस यानी सब्र से भी वो गुरेज करते हैं। तो बहरहाल सब्र का फल मीठा होता है। तो आपको बता दूं कि जहाँ तक दानिश का सवाल है, दानिश के बारे में एक अहम बात यह है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी एक किताब है और वो किताब है 18 ईयर ओल्ड 80 ईयर एडवाइस। ये किताब उनकी है जो उन्होंने 18 साल की उम्र में यानी 1 साल पहले लिखी थी। और आपको ये बताना ज़रूरी है और बहुत ही खुशी की बात है कि वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स की जानिब से भी दानिश की इस किताब को, या उनकी जो तालीफ़ है, या उनकी तसनीफ़ है, या उनकी तख्लीक़ है, उसे अवार्ड से नवाजा गया है। तो बहरहाल दानिश, हम सवाल पहला ये करते हैं कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने का ख्याल कब आया और क्यों आया? जैसे कि आपने बताया कि मैंने ये बुक भी 18 ईयर्स में लिखी है, तो ये जो ख्याल है ये मुझे अभी 2 से 3 साल पहले जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त मुझे ये ख्याल आया। और ये ख्याल इस वजह से आया क्योंकि ये जो सोच है ये मेरे वालिद साहब के अंदर है। ये सोच मुझे अपनी वालिद साहब की तरफ से आई। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, हमेशा मुझे ये सिखाते थे कि आपकी जो बात है, आपकी जो सोच है, वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि लॉकडाउन का समय था और हम लोग घर पे बैठे हुए थे, मतलब स्कूल्स नहीं, कॉलेजेस नहीं, कोई चीज भी ओपन नहीं थी, तो वहां पर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को मोटिवेट करें। क्योंकि बचपन से मेरे अंदर जो पब्लिक स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स की सलाहियत थी वो बहुत अच्छी थी। और इसको मेरे वालिद साहब ने, मेरे टीचर्स ने, हर किसी ने इसको नोटिस किया था कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से हमें ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने कंट्री के, हम अपने कौम के नौजवानों को मोटिवेट करें और उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में और अपने लाइफ में ग्रो करने में उनकी किसी भी तरीके से सहायता या मदद करें। जी। चलो, अपने वालिद साहब का नाम लिया। नाज़रीन, आपको बता दूं इनके जो वालिद हैं मोहम्मद अब्दुल जावेद, वो मैथ्स के टीचर हैं, यानी रियाजी के टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरह दानिश ने बताया है कि वो अपने वालिद साहब के ख़यालात से, उनके नज़रियात से, उनकी सोच व फ़िक्र से और उनकी दानिश से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तो बहरहाल ये जो दानिश है दरअसल मोहम्मद अब्दुल जावेद के दानिश हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह एक लड़का लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल आप दानिश ये बताइए कि अब तक आपने कितने यानी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, सेमिनार्स में हिस्सा लिया, सिम्पोजियम में हिस्सा लिया, और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर कितने मुकामात पर आपने खिताब किया?
जैसे मेरी जर्नी अभी आज से 1-1.5 साल पहले शुरू हुई थी और मैंने अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स लेने स्टार्ट किए थे। तो मैंने अभी तक टोटल 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, अलग अलग स्कूल्स के अंदर। वहां पर हमारे सेमिनार्स हुआ करते, तो वहां पर मैं जाता हूं, लोगों को, स्टूडेंट्स को। ज्यादातर मेरा ये फोकस रहता है कि मैं जो यूथ है उनको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करूं, क्योंकि वो हमारे कौम के, हमारे कंट्री के बैकबोन है। और मैं चाहता हूं कि ये बैकबोन जितनी ज्यादा स्ट्रांग बन सके उतना ज्यादा मैं उनको बनाने की कोशिश करूं। तो मैंने अभी तक 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। इसके अलावा हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी है, वहां पर भी स्किल बेस्ड कोर्स के थ्रू मोटिवेट करते हैं। और इसके अलावा हम वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बनाते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तमाम चैनल्स पर वीडियो बनाकर भी यूथ तक पहुंचने की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी जी जी। आप एक बताइए कि इंसान की ज़िंदगी में जो कामयाबी का राज होता है या कामयाबी के जो असबाब होते हैं, या आप देखेंगे वजह बनती है कामयाबी के, वो क्या वजूहत हैं, वो क्या राज है? मुझे लगता है सबसे पहली वजह, तमाम वजूहत तो वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन सबसे पहली वजह मुझे ये लगती है कि कामयाब होने के लिए कामयाबी की भूख होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। कि और मैंने अपने बुक के अंदर भी 18 ईयर ओल्ड 80 ईयर एडवाइस के अंदर इसका जिक्र किया है, जिसको डिजायर कहते हैं, इंग्लिश में जिसे डिजायर कहते हैं, ख्वाहिश। कामयाब होने की भूख, कामयाब होने की ख्वाहिश सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये अंदर से आपके आवाज आती है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कोई चीज करना है, अपने कौम के लिए कुछ करना है, अपने वालिदैन के लिए कुछ करना है, या मैं अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ करना चाहता हूं, अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो ये चीजें की डिजायर अगर आपके अंदर होती है, तब जाके आप किसी चीज के ऊपर काम करना शुरू कर पाते हैं। तो डिजायर होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि डिजायर से ज्यादा जुनून होना चाहिए इंसान में। जी, लेकिन जो शुरुआती चीज होती है वो डिजायर होती है। डिजायर के बाद आपके अंदर जुनून जरूर होना चाहिए, क्योंकि जुनून अगर नहीं होगा तो आप, छोटी सी मुश्किलें भी आएंगी तो आप वहां पर आप हार जाएंगे, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास जुनून होगा, अगर आपके पास कोई चीज करने का पैशन होगा, तो आप उस चीज को इस तरीके से देखोगे और सारे मुश्किलों को आप पार कर जाओगे उसको पाने के लिए। जी जी जी। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरह के आपने ये कहा है कि ये सफ़र जिस तरह शुरू आपने किया है, और किताब जो आपने लिखी है वो कैसे ख्याल आया? जी, जैसे मैं अपने मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहा था और अपने टॉक्स में डिलीवर कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मेरी जो राइटिंग स्किल्स थी वो भी इम्प्रूव होती चली जा रही थी, क्योंकि मैं यूपीएससी के भी लिए प्रिपेयर करता हूं, तो उससे मेरी राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने का बुक भी एक बहुत बेहतर जरिया है, क्योंकि बुक के अंदर मैं सारी डिटेल को एक ही जगह जमा करके लिख सकता हूं और एक थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता हूं। अगर कोई फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहा है तो उसको मैं 15th चैप्टर तक एक ही थॉट प्रोसेस के साथ, उसको एक पूरे मेथोडोलॉजी के साथ लेकर जा सकता हूं, और उसकी जो सोच है वो बदल सकता हूं, उसके ग्रोथ में हेल्प कर सकता हूं। तो इस वजह से मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना एक बुक लिखा जाए जिससे नौजवानों की मदद हो सके। अगर वो सोचे कि हमें कुछ करना है और उनको करने के लिए कोई एक बुक पढ़नी पड़े, तो मैं कहता हूं अगर वो ये बुक पढ़ लेते हैं तो वो अपनी जिंदगी के बेसिक चीजें हैं वो क्लियर आउट कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दानिश का सवाल है, दानिश की जो किताब है उससे आप देखेंगे तो 15 जो मज़ामीन है, 15 सब्जेक्ट है या जो टॉपिक्स हैं उसका उन्होंने अहाता किया है। लेकिन एक बात, जब आप किताब देखेंगे, दानिश की किताब है, और जब आप ये किताब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके औराक जब पलटाएंगे तो आपको महसूस होगा कि एक मुकाम पर जहाँ पर डेडिकेट करने का सवाल है, तो इस किताब को उन्होंने डेडिकेट किसको किया होगा आप अंदाज़ा कीजिए। और मैं समझता हूँ कि आप सोच भी रहे होंगे कि उन्होंने उनके वालिदैन को ये किताब डेडिकेट की है, अपने दोस्त अहबाब को ये किताब डेडिकेट की है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप भी ठीक हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने देखा कि उन्होंने अपने माँ बाप का जिक्र नहीं किया है, लेकिन परी और जावा का जिक्र किया है। तो अब हम सब पूछते हैं कि आखिर ये परी कौन है और उसका जावा कौन है? जी, जावा मेरे वालिद साहब का पेट नेम है। अच्छा। और मेरे वालिद साहब, मेरे जो दादा हजरत है, मरहूम दादा हजरत, वो मेरे वालिद साहब को प्यार से जावा बुलाया करते थे, तो वो मेरे वालिद साहब का पेट नेम है। इस वजह से मैंने उनका पेट नेम यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसकी जो इन्फ्लुएंस मेरे अंदर आया है ये करने का, ये मेरे वालिद साहब के थ्रू आया है। इस वजह से उनका नाम जावा। और परी जिसमें मैंने लिखा है, ये मेरी वालिदा का नाम है, जिनका नाम परवीन नाज है। ये भी पेट नेम है? जी, ये उनका पेट नेम है। पेन नेम है?
नहीं, ये तो पेट नेम है। और जी जी ये पेट नेम है, और ये मेरे वालिदा का पेट नेम है, जिसे हम कहते हैं निक नेम, जिसे जी हाँ बेसिकली जी कहा जाता है। तो ये मेरे वालिदा का है, और वो भी मेरी इस कामयाबी के सफर में, या जो चीज के लिए मैं हासिल कर रहा हूँ इसके सफर में, वो मेरी बैकबोन है। जी हाँ हर चीज को संवारने में, हर चीज को ब्यूटीफाई करने में जी जी। वो मेरे वालिदा का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत ही प्यारी बात बताई गई है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक वालिदैन का सवाल होता है, माँ बाप का सवाल होता है, तो औलाद को सजाने, संवारने और निखारने में, खासतौर पर उनके जो कैरियर को सजाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं, और उसमें वालिदैन का सबसे अहम किरदार होता है। वैसे भी नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ तक वालिदैन है, वालिदैन के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के में अगर कोई आपसे हसद नहीं कर सकता तो वो आपके वालिदैन होते हैं। और हद तो ये है कि अगर बच्चे पर कोई बुरा वक्त आता है तो माँ आगे बढ़कर उस यानी हादसे को भी अपने सीने से लगा लेती है, लेकिन अपने औलाद को बचाती है। इसी तरह बाप का भी हाल होता है। लेकिन एक बात मैंने आपके गुफ्तगू में महसूस की है कि आप बार बार अपने वालिद का नाम ले रहे हैं। अक्सर किसी से कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में किसका मुकाम बहुत ज़्यादा अहम है, तो हर कोई ये कहता है माँ, लेकिन आपने बाप से शुरू किया है, वजह? जी जी, मेरे वालिदैन का दोनों का मुकाम मेरी जिंदगी में बराबर है। जी जी लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस जर्नी का और मोटिवेशनल स्पीकिंग के अंदर आने का, या फिर इस किताब को लिखने का, तो ये मेरे वालिद से इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते हैं, और उनका एक थॉट प्रोसेस हमेशा से रहा है। जब जब से हम छोटे हुआ करते थे, तब से हमारी परवरिश इसी तरीके से हुई है कि हम जिंदगी में कुछ कामयाबी की तरफ बढ़ सके। क्योंकि अक्सर अब आजकल ये देखा जाता है कि मैं तो कहूंगा ना सिर्फ मुसलमान घरानों में, बल्कि किसी भी घरानों में अभी आजकल ये देखा जाता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कामयाबी की तरफ बात करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कौम के लिए कुछ करने के लिए बात करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और अपनी जिंदगी से कोई उनके गोल्स नहीं है, कोई एम्स नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमें बचपन से एक एम दिया है, एक गोल दिया है, और हर चीज के अंदर उन्होंने हमें ये मोटिवेट किया है। हर चीज के अंदर उन्होंने हमें बढ़ावा दिया है कि आप बेटा ये कीजिए, हम आपके साथ हैं। और इसी तरीके से जी मेरी वालिदा भी, वो भी हर चीज में हमारा साथ देती है, और हर चीज में हम जैसे कि मैंने कहा आपको, वो निखारती है हर चीज को। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक भी है कि किसी साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न अखलाक की हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और फिर तुम्हारा बाप। तो हम अंदाज़ा कीजिए कि माँ का मुकाम क्या होता है, उसका मर्तबा क्या होता है, और बाप का मुकाम और मर्तबा क्या होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दीन इस्लाम में जिस तरह माँ बाप की फर्मा बरदारी पर जोर दिया गया है, तमाम मज़ाहिब में माँ बाप को अहमियत दी गई है। तो बहरहाल जहाँ तक माँ बाप का सवाल है, यकीन मानिए कि अपनी औलाद को आगे बढ़ाने में, उनके तालीमी सफ़र हो या उनका की ज़िंदगी का सफ़र हो, उसे आगे बढ़ाने में या उनकी ज़िंदगी के को आगे बढ़ाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात हम आपसे पूछते हैं कि जिस अंदाज में आपने बताया कि माँ बाप ने तो रहनुमाई की है, अब फिल वक्त आप क्या कर रहे हैं? अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताएं। जी, इस वक्त मैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस वक्त मैं डिग्री में हूँ, कॉमर्स से डिग्री परसीव कर रहा हूँ, और साथ साथ में यूपीएससी के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, आईएएस आईपीएस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होती है, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इस वक्त। और ये मेरा प्रोफेशनल जो स्टडीज है वो यूपीएससी के लिए मेरी चल रही है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आदिलाबाद में जहाँ तक मुस्लिम आबादी का सवाल है या फिर मुस्लिम बच्चों का सवाल है, तालीमी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, उनका मौक़िफ़ क्या है या उनका पोजीशन क्या है? हाँ, तालीम के बारे में मुसलमानों का वहाँ क्या हाल है? जी, पहले तो ये देखा जाता था कि आदिलाबाद एक क्योंकि एक बैकवर्ड टाउन है, तो वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। अभी भी अगर किसी को डिग्री परसीव करना हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स परसीव करना हो, तो उन्हें हैदराबाद आना पड़ता है उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के लिए। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अभी भी अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले से अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो पहले से अभी पोजीशन बहुत ज्यादा बेटर होती जा रही है, क्योंकि लोगों में इल्म आ रहा है, लोगों में नॉलेज आ रहा है, नॉलेज उन तक पहुंच रहा है, और लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रिफर करना चाह रहे हैं, और एजुकेशन की तरफ बढ़कर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करना हर कोई चाह रहा है इस वक्त। जी जी जी।
अच्छा ये बताइए कि चलिए आपकी किताबों के बारे में आपने मैंने भी बताया किताब के बारे में कि 18 ईयर ओल्ड 80 ईयर एडवाइस। लेकिन आप ये बताइए कि फिल वक्त किताबें पढ़ने का ऐसा कहा जाता है कि दौर नहीं रहा, लेकिन बहुत जी लोग किताबें पढ़ते भी हैं। जी लेकिन चलिए अब किसी को किताब नहीं मिलती तो आपने ऐसा क्या किया कि किताब उन तक पहुँचे, जी लोगों तक पहुँचाने के जी लिए? सबसे पहली चीज तो ये है कि किताब हमारी आपको वर्ल्ड वाइड हर जगह पर अवेलेबल हो जाएगी। हम्म। अगर कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, अगर वो सुनना चाहता है, तो अमेजॉन ऑडिबल पर इसकी ऑडियो जो समरी है वो हम्म। भी अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर कोई पीडीएफ में पढ़ना चाहता है, आजकल पीडीएफ का बहुत जी हाँ ज्यादा जी। ट्रेंड है सोशल मीडिया की वजह से, तो अगर कोई अपने मोबाइल में लैपटॉप में इंस्टेंटली पढ़ना चाहता है तो वो उस तरीके से भी वो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अमेजॉन किंडल से या हाँ हाँ। अमेजॉन ऑडिबल से, वहां से भी आप वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। जी, जी, जी। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक माँ-बाप की बात तो हमने कर ली है, लेकिन अक्सर देखा ये जाता है कि माँ-बाप के अलावा जो असातिज़ा होते हैं यानी तालिब इल्म की या बच्चों की जो ज़िंदगी है, उसे अहम मोड़ देने में उनका भी अहम किरदार होता है। तो आप ये बताइए कि कौन से ऐसे टीचर्स आपके हैं जिन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा असर डाला है? जी, टीचर्स ऐसे बहुत सारे, पहले तो मेरे वालिद साहब भी एक टीचर ही है, जी, और जी। इसके अलावा हमारे स्कूल्स में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, और हमारे कॉलेजेस में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमेशा ही इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, हुँ। बहुत सारे लोग ऐतराज़ जताते थे कि ये तुम किस फील्ड में जा रहे हो? क्योंकि देखा जाता है कि हर कोई या तो कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, या कोई ऐसी चुनिंदा फील्ड्स है जहाँ पर हर कोई जी, जी। आगे बढ़ना चाहता है। जी, तो जी। ये कुछ यूनिक चीज पहले जब लोग देखते थे तो थोड़ा सा ऐतराज जताते थे कि आप ये किस फील्ड में जा रहे हो। लेकिन जब हम इसमें आगे बढ़ते चले गए और हमारे कुछ लेक्चर्स होने लगे और बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया था, इनवाइट किया था स्पीचेस के लिए। फिर जब हमने ये बुक लिखी और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे अप्रिशिएट किया, तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और आगे बढ़कर हमारी मदद की, यानी एनकरेज किया आपको। इंकरेज किया। तो बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक दानिश का सवाल है, दानिश तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसके लफ्ज़ी माने क्या होते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहते हैं कि नाम का भी असर पड़ता है और हो सकता है कि दानिश पर भी ये असर पड़ा हो। तो बहरहाल आप देखेंगे कि इस तरह के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो मोटिवेट करने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अक्सर में ये भी देखा गया है कि अक्सर लोग बातें करते हैं, यानी गुफ्तार के गाज़ी होते हैं, किरदार के नहीं होते। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? कि इंसान बिल को बातें करने वाला होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे लोग आपके नज़र में आ रहे होंगे कि जो सिर्फ बातें करते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं, और उनका जो बैकग्राउंड होता है या वो जो खुद कर रहे हैं, तो उसमें वो उनका अक्सर जीरो होता है। जी। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अभी अगर आप किसी चीज़ को आप बयान कर रहे हैं लोगों के सामने, अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो, तो लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा, ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो चुकी है। ऑडियंस भी परख लेती है कि कौन सा इंसान सिर्फ बातें करने वाला है और कौन सा इंसान वाकई में कुछ कर रहा है और अपनी जिंदगी को बदल रहा है और दूसरे की जिंदगी को बदलने की या उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने की काबिलियत रखता है। तो ऑडियंस भी इस चीज को समझ चुकी है। लेकिन रहा सवाल लोगों को सिर्फ बोलते रहना और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना, ये ऐसे लोग बहुत आगे तक जा नहीं सकते। बहरहाल दानिश आपने बहुत अच्छी बात की है कि कई लोगों ने आपकी हौसला अफ़ज़ाई की है। पहले तो जी। आपने अपने वालिदैन का भी नाम लिया है। जब आप दफ़्तर रोज़नामा सियासत पहुँचे तो वहाँ सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे हुई? सबसे पहली मेरी मुलाकात आमिर अली खान साहब से हुई, और उनसे मुलाकात करके मुझे बेहद दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने जैसे ही मेरी बात सुनी और जैसे ही उन्होंने मुझसे बात किया, अपना वक्त उन्होंने मुझे सबसे पहले तो दिया और मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, उन्होंने मेरी जो बुक है उसको देखा, और जो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उसको उन्होंने पर्सनली लॉन्च किया बुक को। जब वो अच्छा। आदिलाबाद आए हुए थे वहाँ पर उन्होंने अपना वक्त निकाल के लॉन्च किया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। तो मैं आमिर अली खान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और साथ साथ में सियासत टीवी का, पूरी टीम का और आपका, जी, जी। आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मुझे ये मौका दिया अपनी बात आपके व्यूवर्स तक पहुँचाने के लिए। चलिए ये बताइए कि अक्सर लोग मुतासिर होते हैं दूसरे शख्सियतों से। कोई कहता है कि मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मुतासिर हूँ, कोई कहता जी है कि टीपू सुल्तान को मैं अपना आइडियल मानता जी हूँ। तो बहरहाल इस तरह की बहुत चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का जहाँ तक सवाल है, तो आप किस मोटिवेशनल स्पीकर से मुतासिर हुए हैं? मैं सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशनल स्पीकर है और दुनिया के सबसे बड़े टीचर है, हुँ।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, क्योंकि मेरी यंग एज में मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था और मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। उनसे बेहतर टीचर, उनसे बेहतर मोटिवेटर, उनसे बेहतर किसी भी फील्ड में आपको कोई नहीं मिल सकता। तो मैं सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मुतासिर हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने, बहुत ही प्यारी बात आपने की है और ये दिलों में उतरने वाली बात है। और आपको नाज़रीन बता दूं कि जहाँ तक मौली में इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है, उस कदर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई मौलिम दुनिया में पैदा हुआ है और ना हो सकता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लफ्ज़, हर जो हदीस होती है का जो जुमले होते हैं, हदीस होती है या उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकलने वाला एक लफ्ज़ भी होता है तो सहाबा उसे अपने अज़ान व क़ुलूब में उतार लिया करते थे। और दानिश ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर इंसान का, मैं तो कह देता हूँ कि हर इंसान का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर इंसान का जो आइडियल है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि आलमी सतह पर अगर आप देखेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा देखेंगे या फिर कहीं और आलमी इदारों को देखेंगे, तो अगर वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे हज्जतुल विदा का अगर अपनाते हैं तो यकीन मानिए कि आज दुनिया में अमन ज़रूर होता। वरना आप देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं। आप ये बताइए कि अक्सर हमारे शहर में या मुल्क में भी कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो उनमें किनसे मुतासिर है आप? उनमें मैंने वैसे तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत गहराई से सुना नहीं है, लेकिन मैं पहले सुना करता था संदीप माहेश्वरी को, जो कि एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको मैं सुना करता हूँ। और मुनव्वर जमा साहब है, और उनकी भी मैंने स्पीचेस सुनी है। संदीप माहेश्वरी सर, मुनव्वर जमा सर, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की मैंने स्पीचेस सुन रखी है। जी 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 जी। अच्छा, बहरहाल नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम का एक ख़ास बात होती है प्रोग्राम की, और ख़ास बात ये है कि जब हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब पहुँचते हैं तो वहाँ पर ज़रूर अपने मेहमान का मैसेज लेते हैं, अपने कौम के नाम, अपने मिल्लत के नाम और अपने जो नौजवान नस्ल है उसके नाम। तो दानिश आप बताइए कि हम चाहेंगे आपसे कि आप हमारे जो ऑडियंस है और जो हमारे व्यूवर्स है उनको क्या मैसेज देंगे? ख़ासतौर पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? जी, स्टूडेंट्स को मेरा सबसे पहला मैसेज ये रहेगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो आप अगर गोल सेट कर लेते हैं तो हो सकता है आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, हो सकता है आपको बहुत जगह पर एतराज़ किया जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बस अपनी ज़िंदगी में अपने उस गोल को लेकर के आगे बढ़ते रहिए, उन मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब एक बाज लंबी और ऊंची उड़ान की तैयारी करता है तो कौवा जो होता है वो उसके पीठ पे आके बैठ जाता है और उसको चोंच मारने लगता है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में, इसके बदले में बाज अपनी उड़ान को नहीं रोकता, या बल्कि उसको चोंच भी नहीं मारता, बस वो अपनी उड़ान को इतनी ऊंची कर लेता है, आसमानों में इतने ऊपर तक पहुंच जाता है कि वहां पर कौवे के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसको सांस न लेने की वजह से नीचे वापस आना पड़ता है। तो आप किसी को रिस्पॉन्ड भी मत कीजिए, उनको आप रिप्लाई भी मत दीजिए। आपकी जो कामयाबी है वो आपका सबसे बेहतरीन रिप्लाई है। आप अपनी मुश्किलों को लेकर के आप इतने आगे बढ़ जाइए, उनसे इतने आगे बढ़ जाइए और इतनी ऊंची उड़ान आप भरिए कि आपके जो जिंदगी में जितने भी लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो पीछे छूट जाए, और वही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा रिप्लाई और असर होगा। बहुत ही प्यारी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का सवाल है, वो कहते हैं ख़्वाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।